अस्सलामुअलैकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सुहा अफसल। और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आप सबको सुबह बखैर। होपफुली कि आपने अपने आप को एंटर कर लिया होगा ट्यूसडे में, बिकॉज मंडे जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे तो होता है, लेकिन कंपैरेटिवली लोग संडे फील में होते हैं तो मंडे कंपैरेटिवली हमें थोड़ा स्लो लगता है। लेकिन लेट्स स्टार्ट द डे विद द गुड मॉर्निंग विशेज़। और ये विशेज़ हम इस्लामाबाद से भी ले लेते हैं क्योंकि इस्लामाबाद से हरमीत हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं। तो हरमीत, आपको भी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। पाक फौज के नए आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर अब तैनात कर दिए गए हैं। और आप ये जानते हैं हरमीत कि हमने बहुत सारी पहले समरी आई, नाम जो है वो नॉमिनेट हुए, काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही इस पर, और इसके बाद फाइनली जो है वो आसिम मुनीर का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद भी हम देख रहे थे कि कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, लेकिन फाइनली आज के दिन की अगर आप बात करें तो ये तकरीब का इनेकाद रावलपिंडी में किया गया है और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ पाकिस्तान अब तैनात कर दिए गए हैं। हरमीत, रावलपिंडी में हुई है तकरीब, राइट? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि एक अहम तैनाती थी। और अगर हम देखें एक गुज़िश्ता एक मंथ से जिस तरह ये सारे मामला जो है थे कशमकश में, सारी चीज़ें मुब्तला थी, और फिर ज़ाहिर बात है गैर यकीनी सूरत हाल सियासी तौर पर अगर हम देखें वो भी थी। लेकिन इस तैनाती को अगर हम देखें, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की भी कोशिश की गई। फिर उसके बाद जो है कभी जो है वो इसके हवाले से जो है मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही थी। 6 नाम आए, फिर उसके बाद टॉप जनरल, उसके बाद हमने देखा कि आज ये अहम तैनाती हो गई है और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। और ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अपनी जो कमान है, उनकी जो खिदमात हैं, उनको भी सराहा गया। गुज़श्ता 6 साल तक वो इस पाक फ़ौज को लीड करते रहे और मुख्तलिफ चैलेंजेस आए, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो दहशत गर्दों से निमटना हो, वहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, फिर दीगर सवात और इन इलाकों में जो सूरत हाल थी, इन सारी चीज़ों को देखना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों पर बड़ी कड़ी नज़र जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रखी थी, रिटायर्ड। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें जनरल आसिम मुनीर साहब को, अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह मनसब जो है उन्होंने संभाल लिया है, तो हम देख रहे हैं कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि उनके आने के बाद ज़ाहिर बात है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब वो भी कुछ बेहतर हो जाएंगी और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो एक दुरुस्त समत में जाएंगे। हमने ये भी देखा कि जिस तरह रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि फ़ौज जो है अब पॉलिटिकल हो चुकी है और अब सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा। और हम आसिम मुनीर साहब के बारे में जब हमने पढ़ा है, देखा है, तो उनकी पर्सनालिटी इस हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ है और इस वक्त बड़ी उम्मीदें हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे सियासी जमातें या पूरा पाकिस्तान हो, क्योंकि ये बहुत अहम तैनाती थी और आज हो गई है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और तैनाती के बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। हमारी पाक फ़ौज जो है वो सबसे बालातर है, हमारी सरहदों पर हमेशा से हम वक्त तैयार रहती है हमारी हिफाजत के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनरल बाजवा रिटायर्ड ने जो जाते वक्त स्पीच दी, कहा कि हम बिल्कुल अलग करना चाहते हैं अपने आप को सियासत से, तो अलग होकर ये डिपार्टमेंट्स अगर अपना काम करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की ज़रूर होगी। अभी चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ। रनडाउन पर जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको देनी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको याद होगा जब सोशल मीडिया को भी रिसेंटली फेसबुक और सबको कनेक्ट करके मेटा का नाम दिया गया था, तो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। उनकी परेशानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी हद तक हरमीत बजा थी, बिकॉज जो रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली है वो इस तरह की है कि उसको देख के हम भी सोचेंगे कि हमारा डाटा किसी तौर पर भी सेफ नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमें लगता है कि आई थिंक नहीं, बल्कि आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। आपको बताने का मकसद ये है कि आपका व्हाट्सएप का नंबर है वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हैक किया जा सकता है और वो डाटा किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन फरोख्त के लिए मौजूद है। लेट मी शेयर द फैक्ट एंड फिगर्स विद यू गाइस। 50 करोड़ व्हाट्सएप नंबर जो है वो डाटाबेस खास तौर पर ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। ये वो खबर है जो मुझे तो काफ़ी शॉक किया इसने। और इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल है, इसमें मिस्र है, फ्रांस है और अमेरिका है, बरतानिया है, पाकिस्तान समेत भारत है। 84 ममालिक ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप नंबर जो है वो एक वेबसाइट पर अवेलेबल है ख़रीदो फरोख्त के लिए। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टारगेट ऑडियंस जो है बिजनेस परस्पेक्टिव से कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है नंबर्स का, कि हमने अगर कोई बिजनेस करना है, वो स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है, उसके लिए नंबर्स के लिए ऑडियंस बड़ी ज़रूरी होती है कि हमने उनको टारगेट करना होता है, उन तक पहुँचाना होता है वो ब्रांड
या उसकी अप्रोचमेंट। तो इसलिए नंबर बड़ी बड़ी तादाद में जो है वो चाहिए होते हैं किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, ताकि अपना पैगाम और बिज़नेस जो है उन लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब ये वेबसाइट जो हरमीत है, इस पर 32 मिलियन अमरीकी सार्फिन और 11.5 मिलियन से ज़ायद बरतानिया के सार्फिन के फ़ोन नंबर्स फ़रोख्त के लिए अवेलेबल हैं। और इसके रेट्स जो हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी जी, आप बताएं हरमीत, क्या कहने लगे थे? जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, बेसिकली मैं बताना ये चाह रही हूँ कि उन्होंने कितनी कितनी कीमत रखी है। इनकी कीमतों में अगर आप देखें तो $2,000 कीमत रखी गई है। मतलब वो वेरी करता है कि कौन से मुल्क की कितनी कीमत हमने रखनी है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ अभी जर्मनी के डाटा सेट्स के हवाले से। अब डाटाबेस कह लें, डाटा सेट्स कह लें, जो उस वेबसाइट पर फ़रोख्त के लिए अवेलेबल है। अगर जर्मनी की खासतौर पर बात की जाए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जो है वो डाटा सेट्स $2,000 के वहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी बिजनेस जो करता है या कोई भी आम सारिफ जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या किसी भी XYZ पर्पस की वजह से, यू कैन गो दैट वेबसाइट। मैं आपको रास्ता नहीं बता रही हूँ कि उस वेबसाइट पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं और ये डाटाबेस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ हरमीत, हमने इस चीज़ को उस तरह से सीरियसली लिया नहीं। बिकॉज अगर आप मेटा की बात करें तो वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो एक्टिव भी यूज़र्स हैं, ऑब्वियसली वो लॉग इन करते हैं, वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उससे कनेक्टेड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और दे कैन गेट दैट नंबर एज वेल। बिकॉज नंबर के बगैर आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन जो खासतौर पर व्हाट्सएप टाइप है वो तो हम उसको लॉग इन नहीं कर सकते। इससे पहले 500 मिलियन से ज़ायद फेसबुक के सार्फिन की मालूमात मुफ्त और हैक होने का एक केस जो है और एक स्टडी सामने आई थी। उसके बाद अब ये सेकंड टाइम है, लेकिन ये तो इट्स टू मच हरमीत। इट्स 50 करोड़ व्हाट्सएप सार्फिन का जो डाटा है, देयर इज नो यूज ऑफ। देखिए सोहा, हम देख रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया ये चीज़ें जब से आई हैं तो आप ये नहीं समझते कि आपकी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम ये समझते हैं और कहा भी जाता है कि फ़ला चीज़ जो है वो सेफ़ है, पर ऐसा नहीं है। आपको याद होगा फेसबुक का आपने जिक्र किया कि उसमें भी इस किस्म की जो है इंकशाफात आए थे और बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी ममालिक में उस हवाले से बड़ा शोर भी मचा था। और फिर इसी तरह व्हाट्सएप की अब आपने बात की तो यकीनन एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। और ज़ाहिर बात है कि जब आप क्योंकि एक तो व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फिर चाहे आप अपने ऑफिशियल तरीके से इसको इस्तेमाल करें या और ऐसी बातें होती हैं जो पर्सनल बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर शेयर्स भी होती हैं, बहुत से सीक्रेट्स जो होते हैं उसको शेयर किया जाता है, रियासती मामला जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि जब इस किस्म के इंकशाफात होते हैं और इसमें उमूमन वो लोग उनको ही सामने लाया जाता है जो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रखते हैं, उनकी एक शख्सियत होती है और वो एक वेल नोन पर्सनालिटी होती है, तो उनकी कहीं ना कहीं ज़ात को भी धचका पहुँचता है। और इसके साथ साथ आपने जो जिक्र किया कि बिज़नेस, अब हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल आ गई है कि अब आपने, क्योंकि उमूमन हम अब भी आप देखें ना कि जब हम फेसबुक में जब भी हमारी ख्वाहिश होती कि हमने शूज़ लेने हैं या कुछ और चीज़ लेनी है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे पास पहुंच जाती है, उसकी तस्वीर आ जाती हैं, उसकी जो है वो उसके साथ साथ प्राइस आ जाती है। तो ये चीज़ इससे पहले आपको याद होगा कि ये सूरत हाल हुई फेसबुक के साथ, अब व्हाट्सएप के साथ हुई है। तो ये समझना होगा कि सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर हम बड़ी सेफ्टी की तरफ जाते हैं और बड़ा समझते हैं कि फ़लाँ एप्लीकेशन बड़ी महफूज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो चीज़ें अया हो जाती है और सामने आ जाती हैं और फिर तब जाके एहसास होता है। और आपको पता है हरमीत, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मतलब अगर ममालिक की बात की जाए तो उसमें अमेरिका, मिस्र, इटली, भारत और भारत समेत मैं आपको बताऊँ 84 ममालिक हैं ऐसे जिनका डाटा बेस जो है वो आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। और हैकर्स का कहना ये कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ऑब्वियसली उनका कहना उस तरह से नहीं है, मतलब एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ये सारे नंबर्स जो है वो हैक करके वहाँ पर सेट्स बना के रखे गए हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए कि वी आर नॉट सेफ ऑन सोशल मीडिया। सो बी कॉन्शियस अबाउट दैट व्हाट यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। और अपने बिजनेसेस को लेके, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से अब कॉन्शियसली होकर दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आपको यूज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर रन डाउन फॉर टुडे। और आज का रन डाउन जो है उसमें आपकी टॉप स्टोरीज में क्या क्या है आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। टॉप स्टोरीज में आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी और MQM पाकिस्तान की वफ्द की मुलाकात हुई है, अंदरूनी कहानी सामने आना शुरू हो गई है। अगर खासतौर पर बात की जाए पंजाब की सियासत की, चौधरी बरादरान की सियासत की, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आ रही है। और आपको पता है कि कल इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में एक नहीं कई मुलाकातें कॉल की, और मुलाकातें कॉल करने के बाद उन्होंने जो तारीख दी है वो 26 नवंबर है गालिबन, राइट हरमीत। और ये जो है असेंबली से निकलने का उन्होंने फैसला किया है।
इस पर अब क्या सिचुएशन बनती है, क्या डायनामिक्स चेंज होते हैं पाकिस्तानी सियासत के, ये देखना भी बाकी है और इसको आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हम हम मैशत की बार बार बात करते हैं, डिफ़ॉल्ट करने की बार बात करते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास है जो कि आज हम टॉप स्टोरीज में आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पाकिस्तान और तुर्की में करेंसी बहरान का बड़ा खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। चीन की एक रिपोर्ट है, एक कंपनी है जो कि ये रिपोर्ट शाया कर चुकी है और इस रिपोर्ट में क्या क्या खदशात जो है वो जाहिर किए गए हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करके आपको बताएंगे। इसके अलावा हेल्थ सेगमेंट में आपको ये बताएंगे, कल हमने डेंगू की बात की, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर से लेके आपको बीमारियों और उनकी नौयत के हवाले से तो अपडेट करते हैं, लेकिन अगर हम ये खबर आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखी होगी, पाकिस्तान में HIV का तशवीशनाक हद तक इजाफा, लोगों में जो है वो एक बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन है जो कि कॉमन होती जा रही है लोगों में, और इसकी बढ़ने की वजह क्या है और प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। अब क्या हम इसे रिवर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हुकूमती या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को क्या करना चाहिए, इस हवाले से हमने टॉप स्टोरी में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के दिन की मुनासबत से आपको बताएं तो फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। OIC की तरफ से इसको अनाउंस किया गया है कि फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं उनके लिए हम ये आज इजहार यकजहती का दिन मनाएंगे और इसको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है और वो स्टोरी है फ़ातिमा की। फ़ातिमा ने किस तरह से माजूरी के बावजूद भी अपने आप को किस तरह से मनवाया, और ना सिर्फ मनवाया बल्कि अगर मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं तो वो एक छोटी सी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट है, तो उन्होंने कैसे माजूरी को ओवरकम किया और अपने आप को इतना पॉलिश किया, अपनी स्किल्स डेवलप की, ये उनकी स्टोरी उनसे भी सुनेंगे और आपसे उनकी मुलाकात भी कराएंगे। अच्छा जी अमित, आगे चलते हैं। आगे चल के अच्छा, आगे जाने से पहले आपको पता है कि रावलपिंडी में, और आपने बात की, आपने बताई थी इंग्लिश टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और ये जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है, अब इंग्लिश कप्तान जो है उन्होंने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है। आई जस्ट अप्रिशिएट फ्रॉम द गुड मॉर्निंग पब्लिक प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि मेरे मैच फीस जो है उसको मैं टोटली डोनेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में मौजूद जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो क्रिकेट ने मुझे दिया है मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। जहाँ भी इंसानियत को मेरी मदद की ज़रूरत है मैं वहाँ पर पेश रहूँगा और मेरी जितनी फ़ीस है इस मैच की मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले वो पाकिस्तान के तमाम सैलाब ज़दगान को डोनेट करके जाऊँ। हरमीत, यकीनन एक बहुत अच्छा जेस्चर है। सोहा, मैं एक बात कहूं कि अगर हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन है सैलाब ज़दगान की और जो वीडियोस चल रही हैं वहाँ पे देख के बहुत हैरानी और परेशानी भी हो रही है। और हम देखें एक सियासी हलचल जो मची है, मीडिया का रुख भी उस साइड से हटकर इस साइड पे हो गया है, तो ऐसे में इतना बड़ा ऐलान कर देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, वो किसी और मुल्क का बाशिंदा है, किसी और मुल्क की क्रिकेट टीम का वो हिस्सा है, उसके बावजूद जब अपनी सारी जारी बात है कि वो उसने अपने फ़ी जो है उसको एक एहसास है, यही एहसास मैं समझता हूँ कि हम सब में होना चाहिए कि चाहे अगर हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे जिस किस्म के जो लोग मुखियर हजरात हैं, इस वक्त सिचुएशन उस वक्त अगर हम देखें जो गवर्नमेंट है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बाहर से जो इमदाद भी आ जाती है वो भी हमारे बहुत सारे MNAs और उनके वडेरे शडेरे जितने भी लोग होते हैं वो हड़प कर जाते हैं। ये इस चीज़ का मैं खुद ग्राउंड पे गवाह हूँ और मैंने खुद देखा है कि बड़े अच्छे अच्छे टेंट्स जो है वो किस किस को तोहफे में दिए जाते थे और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखी जाती थी, और जो बेचारे जिन मसाइल का उनको सामना होता था वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज अगर कल मैं देख रहा था एक वीडियो कि बच्चों के पास जो है वो उनके पास पहनने के लिए जो है न कपड़े हैं, न उनके पास शूज़ हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा है, रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आटा बड़ा मुश्किल से मिलता है, यानी बाकी तो सालन को छोड़ दें आटा भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये इंग्लिश कप्तान का ये जो ऐलान है, इसको जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है और यही एहसास हम सब में होना चाहिए और हम सबको जितना भी हो सके, हम ये नहीं कहते कि जिसका जितना बस चलता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो क्योंकि ये जो वक्त आया हुआ है, एक मुश्किल घड़ी जो आई हुई है, ये किसी वक्त हम पे भी आ सकती है। आज उन पे है, आज उन हमारे बहन भाइयों पे है, कल हम पे भी आ सकती है। तो ये जो मुश्किल घड़ी में हम सबको साथ देना, अगर मीडिया के थ्रू भी मैं यही कहूँगा कि हम सबको कोशिश करनी होगी कम से कम एक सेगमेंट जो है, जिस तरह हमेशा हमने मॉर्निंग शो में रखा होता है सोहा, तो इस तरह का एक सेगमेंट जो है उनके नाम हम सब ने करना है ताकि वो चीज़ जो है वो हाईलाइट हो और उनके जो मसाइल है वो हल हो।
अच्छा, अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ा डोनेशन दें, कपड़ों का, पैसों का, दवाइयों का, व्हाट्सएवर। आप अपना हिस्सा या अपना किरदार अदा करें। हर बंदा अगर अपना किरदार अदा करेगा, छोटी या बड़ी चीज़ के मुआवजे में या फिर उसमें ना पड़े कि आपने क्या डोनेट करना है, किसी ने क्या किया है। छोटा छोटा अगर आप करेंगे तो आपको पता है कतरा कतरा समंदर बनता है। तो अपना किरदार एज ए इंडिविजुअल ज़रूर अदा करें इस इनिशिएटिव में। खैर, यही स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, खेलों की बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट आवर डेली डोज फॉर टुडे। सो डेली डोज जो है वो आज ट्यूसडे डोज में आपको पहला डोज हम ये देंगे कि आज की खबर हम खेल के मैदान से आपको देते हैं। आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, और कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो किया गया है उसको पूरी दुनिया में शायकीन फुटबॉल जो है वो बहुत पसंद कर रहे हैं और बड़ा देखते हैं। आपको पता है हमने खबर दी थी भारत से, जहाँ पर आपको पता है कि एक घर को सिर्फ उन्होंने इस चीज़ के लिए क्लासीफाई कर दिया था कि वहाँ पर बोर्ड्स बनाए हैं, रेड कारपेट बनाया हुआ है, वॉल्स बनाई हुई हैं, और उस घर को उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून से फुटबॉल का मैच देखेंगे। तो इतना लोग जो है ना वो इसको पसंद करते हैं। अब ये दो दोस्त हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसे किया है। इन्होंने फ्रांस से अपना सफर शुरू किया एंड गेस व्हाट, साइकिल पे शुरू किया। हरमीत, साइकिल पे अपना सफर शुरू किया और चलते 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 ये पहुंच गए हैं जनाब अब कतर। और कतर पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ ये मैच देखने के लिए, और कहते हैं कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर ये रोज़ाना का सफ़र तय करते थे। मतलब रोज़ाना इन्होंने ये लिमिट रखी हुई थी कि हमने इतना सफ़र तय करना है। और कहते हैं कि हमने 15 से ज़्यादा ममालिक को क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके हम यहाँ पहुँचे। और इससे पहले ये ऐसा नहीं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है हरमीत, इससे पहले भी ये नॉर्मली ऐसा होता है कि लास्ट टाइम ये फ्रांस से पेरिस गए थे मैच देखने के लिए। तो इस दफ़ा तो उन्होंने कहा कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल हुआ है, लेकिन रास्ते में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हुई हैं। तो ये देखिए जी, ये खेल के दीवाने हैं जो कहीं भी कुछ भी एडवेंचरस चीज़ करने से पीछे नहीं हटते। वैसे सोहा, आपकी बात दुरुस्त है कि फुटबॉल के साथ जो है हम हमेशा देखते हैं कि एक बहुत बहुत बड़ी तादाद जो है दुनिया भर में उसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है, और लोग बड़े जब भी वर्ल्ड कप होता है तो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन कुछ जो है आप ये देखेंगे, आप इनकी स्टोरी आप देखें, इस तरह बहुत सारी स्टोरी जो हमारे सामने तो नहीं आई, लेकिन वो मुख्तलिफ सूरत में इसको या सेलिब्रेट करने के लिए या पहुँचने के लिए एक अलग सी जदोजहद करते हैं। और ये भी देखें ना कि साइकिल के थ्रू जाना, फिर मुख्तलिफ ममालिक को क्रॉस करके जाना, एक तो बहुत सारे ममालिक में जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। फिर इस एडवेंचर का एक अलग मज़ा भी होता है, और जब आप दोस्तों के साथ होते हैं उसका एक अलग मज़ा होता है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अब आपने जिस तरह जिक्र किया कि भारत में हमने देखा कि पूरा जो है वो घर को बनाया गया और दोस्तों ने कहा कि भाई हम चीखें चिल्लाएं, यहाँ पे हम रिलैक्स रखेंगे। इसी तरह कल परसों हमने देखा कि बेल्जियम और मराकश का जो मैच था जिसमें बेल्जियम को हार हुई, तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी, कोई रो रहा था, कोई जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी नहीं हो रही थी, लेकिन हम तोड़ फोड़ का जो सिलसिला वो भी चल रहा था। तो ये एक क्रेजीपन जो आप ये कह सकती हैं कि ये चीज़ हम देखते हैं, और फुटबॉल के साथ लोगों का बड़े इमोशनली लोग बड़े ज़्यादा टच नज़र आते हैं, और यही जज्बात का इजहार जब वो हार या जीत होती है तब वो इसका इजहार भी करते नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो उन्होंने अपनी स्पिरिट शो की है, स्पिरिट के साथ साथ अपनी फ़ैन फॉलोइंग, मतलब दे आर डाई हार्ड फैन ऑफ फुटबॉल, और इसके साथ साथ अब वो ये कहते हैं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचे तो टीम लीडर्स जो हैं उन्होंने बड़ा उनको वार्म वेलकम किया है, उनको घूमने फिरने की ऑफ़र की है, उनको साथ रहने के लिए, और 3 से 4 मुफ्त टिकट्स भी दिए हैं कि जाएँ जी जाकर मैच देखें हमारी टीम की तरफ से। तो देखिए ये अप्रिसिएशन भी तो मिलती है ना टीम की तरफ से। ऑल दो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपको देते हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, इंडिया से हम आपको खबर देंगे डेली डोज की, और इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि इंतहा पसंदी मुसलमानों को लेकर इस वक्त भारत में इतनी पीक पर पहुंच चुकी है कि आप इस चीज़ का भी ख्याल नहीं कर रहे कि भाई आप टीचर है। सो बीइंग अ टीचर आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को और तालिब इल्मों को क्या सिखा रहे हैं। ये भारत का एक कॉलेज है, गालिबन कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर टीचर एक स्टूडेंट को, जो कि स्टूडेंट मुसलमान है, उसको भरी क्लास में इन फ्रंट ऑफ एवरी स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द हैं। मतलब भरी क्लास में आप किसी मुसलमान को वैसे मैं समझता हूँ कि एक टीचर्स के लिए या एक डॉक्टर के लिए, जिस तरह डॉक्टर किसी शख्स का मज़हब या धर्म या उसका मसलक नहीं देखता, बस उसका ट्रीटमेंट करता है, इसी तरह एक टीचर का किरदार ऐसा होना चाहिए कि वैसे भी कहा जाता है कि वो रूहानी बाप है, जाहिर बात है वो आपको अंधेरों से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में लेके जाता है जहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप सीख लेते हैं। लेकिन अफसोसनाक ये खबर है कि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है, आप उसको टॉर्चर करो। लेकिन सोहा, ये चीज़ जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी पाई जाती
जाती है। मैंने अब पर्सनली मैंने भी फेस की है, बहुत ज़्यादा टीचर जो है जिस किस्म की वो जब मज़हब को लेकर चीज़ें आती हैं तो बड़ा टॉर्चर करते हैं, आज भी बच्चों को करते हैं। तो ये चीज़ चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इस चीज़ से हमें निकलना होगा। एक टीचर को अपना किरदार, अपना रोल जो है एक टीचर के तौर पर ही दिखाना होगा, बताना होगा। आज सबको एक बच्चा अपना बच्चा समझकर आगे जो है अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें वहाँ से, ये जो वीडियो मैंने कल देखी है, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे दुख भी हुआ कि कितनी तकलीफ होती है जब आप माइनॉरिटी में होते हैं और मेजॉरिटी में और कम्युनिटी होती है, और तब जब कि आपको जो मेजॉरिटी का शख्स होता है वो आपको टारगेट करता है, और जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती है, वो बच्चे भी उसी अपने टीचर को फॉलो करते हैं। यही चीज़ हमने फेस की, और हम जब देखते हैं औरों को तो हमें भी तकलीफ होती है। और कल जो वीडियो मैंने देखी है अनफॉर्चुनेटली कि मुसलमानों के साथ वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसकी जितनी भी मजम्मत हम करें कम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, आरएसएस का रवैया जो है वो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा बदलाव इसलिए देख रहे हैं कि पावर है उनके पास, पीठ के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद हैं। और यही वजह है कि या तो मुसलमानों को वहाँ पे रेंट पे घर नहीं दिए जाते, या उनके मसाजिद को जिस तरह शहीद किया जाता है, और या मुख्तलिफ नारे लगा के, गौ माता के नारे लगा के, उन पर इल्ज़ाम लगा के उनको कत्ल किया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हमेशा जब मगरिब में जी कंटिन्यू करें, जी कंटिन्यू करें। हाँ, जब मगरिब में हम देखते हैं ना कि एक मामूली सा हादसा भी आता है तो उसमें वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वो नहीं देखते कि हिंदुस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन और क्या हो रहा है। इस पर भी कम से कम आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसकी जितनी मजम्मत है कम है, लेकिन जो इंसानियों की तंजीमें हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है हरमीत, अच्छी खबर इस खबर में ये भी है, इस वीडियो में ये भी है कि एटलीस्ट कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, उस बच्चे ने आवाज़ उठाई है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें बच्चा बार बार अपने टीचर से ये कह रहा है कि फॉर गॉड सेक, एक तकद्दुस होता है, उस्ताद होने का भी ना एक तकद्दुस होता है। आप बच्चों को सिखाते हैं हर एक ज़ात पात से और मज़हब से बालातर होकर, आप सिर्फ उसको इंसानियत सिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं ना उस्ताद। तो आपको अपनी डेजिग्नेशन का ख्याल करना चाहिए, उस तकद्दुस का, उस्ताद होने के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए। खैर वो बच्चा भरी क्लास में उनको ये कह रहा है कि आपको ये कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मुसलमान होने पर मुझे दहशतगर्द करार दें, और आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे उस्ताद हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन आपको ये मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, और वहाँ पर मौजूद बाकी जो स्टूडेंट हैं, खा वो किसी भी मज़हब से हैं, तो बेसिकली वो इस चीज़ को अच्छा लेंगे कि भी आप हर किसी को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को, इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और मज़ेदार है। वी जस्ट वेलकम यू गाइस। क्विक स्टाइल जो है उनका जो पूरी टीम है, पूरा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है, और आपको पता है पाकिस्तान आए हुए ने गालिबन 1 से 2 दिन हो गए हैं, बट दे आर एंजॉइंग टू मच और एवरीथिंग इन पाकिस्तान। दे आर इन कराची राइट नाउ, और कराची में क्विक स्टाइल की बहुत सारी उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन थी इनकी। सो दे जस्ट केम टू पाकिस्तान, और आते साथ ही जो इनकी एंट्री थी उसकी हमने सोशल मीडिया पे बड़ी धूम देखी। और उसके बाद जब इन्होंने परफॉर्म किया तो परफॉर्मेंस में तो कराची के जो डांस करने के लोग हैं, या जो डांस को बहुत पसंद करते हैं, जो डांसर्स हैं, उन्होंने वो बड़ा खुश हैं इनके आने से। और इनकी परफॉर्मेंस आपको पता है हरमीत पूरी दुनिया में कितनी मशहूर है। मतलब अगर हम इस बलोची गाने की बात करें कन्यारी, तो उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो वीडियो देखे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हमारा गाना है लेकिन दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। और जो वहाँ के स्टूडेंट हैं कराची के, वो इस वक्त बड़े एक्साइटेड हैं। पता नहीं इनका लाहौर का प्लान है या नहीं, लेकिन वी जस्ट वांट कि वो लाहौर भी आए। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो आप मुख्तलिफ़ कल्चर से भी वाकिफ़ होते हैं, और मुख्तलिफ़ कल्चर के वो जो लोग हैं वो भी आपसे वाकिफ़ होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये नई रीत, नई रिवाज जो हैं जब आती, ये इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो ज़ाहिर बात है एक्साइटमेंट तो बढ़ती है। हम देखते हैं कि जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम देखना पसंद करते हैं, जिनको हम यूट्यूब के ज़रिए या टेलीविज़न के, जब वो आपके सामने आते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ज़ाहिर बात है कि हमने जब देखा है कि जितने भी फॉरनर आते हैं या मुख्तलिफ़ सूरत में मुख्तलिफ़, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, म्यूज़िक से रिलेटेड हों, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, बड़े ही यहाँ पे आके वो बड़े एक्साइटमेंट, और एक तो मेहमान नवाजी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप दुनिया भर में जाएं, पाकिस्तान में जो लोग आपको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं, ये चीज़ जो है मैंने कम से कम काफ़ी दुनिया देखी है, मैंने वहाँ पे इस किस्म की चीज़ नहीं देखी जो हमारे मुल्क में है और हमारे खून में है। यही चीज़ जो है लोगों को हमसे अलग भी करती है, और यही वजह है कि लोग पसंद भी करते हैं। जब पाकिस्तान एक दफ़ा आते हैं तो वो कहते हैं कि भैया अब बार बार जाएँ।
बिल्कुल ऐसे और बड़े खुश हैं वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से। और कराची में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परफॉर्म भी किया है। और वो जो जनाब सारे मिल के कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने और ख़ासतौर पर कराचियंस ने हमारा दिल जीत लिया है। सो जी हम दोबारा आपको वेलकम कहते हैं, वेलकम टू पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देंगे बलूचिस्तान से। अगली खबर है और एक फ़ोटोग्राफ़र जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, पेरिस में जो उनका आर्ट है वो एग्जीबिशन में रखा गया है। और ना सिर्फ 2 से ज़ायद पेंटिंग्स उनकी एग्जीबिशन में है, बल्कि अगर हम पेरिस आर्ट गैलरी की बात करें तो 30 से ज़ायद उनकी आर्ट पीसीस जो है वो वेबसाइट पर भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड की बात है हरमीत। और उन्होंने बलूचिस्तान का जो पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, वो कहते हैं कि मेरा टारगेट भी यही है कि मैं पाकिस्तान का पॉजिटिव और अच्छा इमेज, खासतौर पर बलूचिस्तान का अच्छा इमेज जो है ना वो शो करूं। अच्छा सोहा, एक और चीज़, जब हम बाहर होते थे ना और देखते थे कि कोई नुमाइश होती थी, कोई इस किस्म की एग्जीबिशन होती थी और उसमें पाकिस्तान का कोई स्टॉल होता था या कोई पाकिस्तान के लोग पार्टिसिपेट करते थे, बड़ी खुशी होती थी, इंतहाई खुशी। और वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी एक्साइटमेंट इसलिए उनमें होती है कि उनका जो कल्चर है, उनके जो रीत रिवाज हैं वो लोगों को बताए जा रहे हैं। और बड़े उसमें दिलचस्पी भी, बाहर दुनिया में जब आप रहते हैं तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यादें भी बहुत आती हैं इस मुल्क की, क्योंकि जाहिर बात है वतन है, मट्टी है। तो ऐसे में बलूचिस्तान से उठकर इतने एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे इन सारी चीज़ों को शामिल करना, ये जितनी भी मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि एक तो हम देखते हैं कि टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारा टैलेंट है हमारे मुल्क में, मुख्तलिफ इलाकों में कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन वाफिर मकदार में टैलेंट है। और टैलेंट जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मनवा ले तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपको पता है हरमीत, सबसे अच्छी बात ये है कि वो शौकिया पेंटिंग करते हैं। एक तो चले आर्टिस्ट तो वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन या तो आप प्रोफेशनल हो तो समझ भी आता है, लेकिन वो शौकिया ये करते हैं, फोटोग्राफर है बेसिकली। और वो ये फोटोग्राफी जो उन्होंने की है उसमें जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जो एग्जीबिशन में लगी है, एक तो ये गवादर सी है जो कि आपको नज़र आ रहा है अभी हम ऑन स्क्रीन जो आपको दिखा रहे हैं वो, और उसके बाद जो दूसरी आप देख रहे हैं वो ये है कि वो एक रिक्शा खड़ा हुआ है बिल्कुल समंदर पर और किनारे पे खड़ा हुआ है और वो इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 2 पेंटिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वो भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये सारी जो पिक्चर्स आपको दिखाने का मकसद ये है, उनका पिक्चर्स क्लिक करने का मकसद ये है कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि कितना पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान में मौजूद है। राइट हरमीत? ज़बरदस्त जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, एक कोशिश की जा रही है दुश्मन की जानिब से कि बलूचिस्तान में कुछ इंतशार फैलाने की और ये जाहिर करने की कि बलूच जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि बलूचों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुहिब वतन है, वो अपने वतन से उतना ही मोहब्बत करती जितना, हाँ ये है कि वसाइल और बहुत सारी चीज़ों में हमने उनको बड़ा पीछे रखा है और उनकी ख़बरें भी हम उसी तरह उसको ख़बर बना के नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो वतन के साथ मोहब्बत है वो उनमें है। और मैंने बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह वो काम कर रहे हैं या यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में रह के वो काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट तो बनता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक शौकिया कला का हो गया या शौकिया जो है वो उसने एक पेंटिंग बनाई और उसको इतना अप्रिशिएट किया गया कि एग्जीबिशन का हिस्सा बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो काबिल तारीफ है। That's really good. That's really good. अच्छा हरमीत, हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे और सरप्राइज उन्होंने 26 नवंबर का दिया है। असेंबली से निकलने की कॉल उन्होंने दे दी है, क़यादत ने मंजूरी दे दी है, फवाद चौधरी ने इसको वेरीफाई भी किया है। लेकिन अगर पंजाब की सियासत की बात की जाए तो इस वक्त तहरीक चलाने की बात की जा रही है। चौधरी बरादरान, चूँकि आप देखते हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत है इस वक्त, तो हुकूमत ओवरऑल मुश्किल में है। लेकिन ये जो KP के और पंजाब की असम्बलीज़ की बात की जा रही है, इसको निकालने के बाद और वहाँ से निकलने के बाद पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स क्या होंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट है। सर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, फिर एक नया जो पेंडोरा बॉक्स है वो खुल जाता है। इमरान खान साहब ने अब कॉल दे दी है 26 नवंबर की, और आप क्या समझते हैं कि असम्बलियों से बाहर निकलने के बाद कहाँ का रास्ता लिया जाएगा और क्या डायनामिक्स चेंज होंगे पाकिस्तानी सियासत के? देखिए, मुझे तो लग रहा है असम्बलियों से बाहर तो निकलेंगे ही। बेसिकली इमरान खान साहब चाहते हैं इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन की तरफ ही जाना है हर हाल में, और ये स्टेप भी उनका मूव उनकी इलेक्शन की तरफ जाने की है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों
सूबाई असम्बलियों को तहलील करके सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, यही उनको सूट करता है। और अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब असम्बली का और केपी असम्बली का, दो असम्बलियों के इलेक्शन, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, तो वो आप पता है कई सौ हल्के बन जाते हैं। पंजाब में 300 से ज्यादा हल्के हैं और केपी में भी 100 से ज्यादा सीटें हैं, तो वो 400 से ऊपर हल्के बन जाएंगे, इलेक्शन होंगे, तो ज़ाहिर है एक पूरा मुल्क में इलेक्शन का माहौल भी बन जाएगा। और खान साहब को लगता है कि वो सूबाई असम्बलियाँ जीत लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे, तो अगले 5 साल के लिए अगर ये दोनों असम्बलियाँ इनके पास आ जाती हैं और ज़्यादा बेहतर मैंडेट के साथ, क्योंकि पंजाब में तो सिर्फ 10 से 11 की अक्सरियत है, वह मुश्किल ना पंजाब में। तो अगर वो इनके पास अगर 2/3 नहीं भी लेते और इनके पास 30-40-50 अरकान की अक्सरियत, एक वादे एक मैंडेट मिल जाता है इनको, तो मेरा ख्याल है इमरान खान के तो हक में चीजें बहुत अच्छी तरीके से चली जाएंगी और पीडीएम के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी कि अगर अगले जनरल इलेक्शन जो चंद माह बाद कराना ही है, अक्टूबर तक तो लाजमी कराना ही पड़ेगा, तो उसमें अगर पंजाब इनसे पहले निकल चुका है और केपी निकल चुका है और यहाँ पर हुकूमतें कायम होंगी, वो असम्बलियाँ डिजॉल्व भी नहीं हो सकेगी उस वक्त जनरल इलेक्शन के टाइम, सूबाई असम्बलियाँ, तो पीडीएम के लिए बहुत ही मुश्किल एक सूरत पैदा कर दी गई है। अब ये है कि वो किसी न किसी तरीके से कोई जुगाड़ करके कोई कानूनी जंग से, अदालती जंग के जरिए यही कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। अच्छा, पंजाब असम्बली में तो ये प्रॉब्लम है कि पंजाब असम्बली का इजलास मुसलसल चलता आ रहा है पिछले 40 दिनों से, स्पीकर का इंतखाब के बाद से मुसलसल इजलास जारी है। अच्छा, कानूनी तौर पे ये पॉइंट है कि अगर इजलास जारी हो तो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, तो पंजाब में तो वैसे पेश नहीं कर सकते। अब ये होगा, ये अगर ये करते हैं, पता क्या इनके पास मूव है, इन्होंने पीटीआई इन्होंने ज़ाहिर अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा किया होगा, पता लगे कि रात को 12 बजे इजलास मुलतवी होने का स्पीकर ऐलान करे और 5 मिनट बाद एडवाइस भेज दे असम्बली तोड़ने की, तो इस तरह की कोई मूव कर सकते हैं। आमिर साहब, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने जो बात की कि मुसलसल इजलास चल रहा है, ये एक और जो है आप देखें मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए बढ़ रही हैं, लेकिन आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब और मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि इमरान खान को अगर इलेक्शन जल्दी चाहिए तो डिसॉल्व कर दें अपनी जो असम्बली है पंजाब और इसको तोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा को, इलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि उनके बयानात में बड़ा जो है बदलाव आया और वो कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज लगाने के लिए क्या ये मुमकिन है 18वीं तरमीम के बाद ये मामला तो उस तरफ लेके जाना? नहीं, देखें असल में वैसे बैड लक कहें या क्या कहें, पीडीएम के साथ ये है कि वो जो भी मूव करते हैं, चाल चलते हैं, वो उलट पड़ जाती है। प्रीलिमिनरी इलेक्शन के बाद आपको याद होगा ये जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुए 11 हल्कों में, फिर बाद में 9 में हुए और फिर एक मतलब 8 में शायद इलेक्शन हुए थे, तो वो उसमें भी इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा सोच के, बड़ा ढूंढ के, बड़ा फैक्ट्स एंड फिगर लगा के 2-2 हज़ार का जहाँ फर्क हो और मुख्तलिफ हल्कों को इलेक्शन कराए थे। वो इलेक्शन इमरान खान तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़के उनके उलट गए हो गए, उलट पड़ गया बिल्कुल उनको। तो अब ये जो बयानात देते थे उस वक्त उनका ख्याल था कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली क्यों तोड़ेंगी, वो ज़ाहिर है उनको पता है कि चौधरी साहब के लिए कि भैया दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते या नहीं बनते, उनको था कि ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे नहीं और इस तरह करके हम एक बात करके इनको प्रेशराइज करेंगे। अब असम्बली तोड़ने की वो बात कर रहे थे, अब ज़ाहिर है इनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है, परेशानी पैदा हो गई। मेरा तो ख्याल है इमरान खान की अच्छी स्मार्ट मूव है। देखे ना, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की हाइप क्रिएट की थी उस दिन पिंडी के जलसे के बाद जब उनको खत्म करना पड़ा सब कुछ, तो कोई ना कोई इनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए थी, नहीं तो इनकी बिल्कुल नाकामी का, क्योंकि प्रैक्टिकली तो लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है ना, कोई हासिल तो कुछ नहीं हुआ वहां से ज़ाहिर है, तो वो एक तासर बनना था। अब इस मूव के जरिए ये हुआ है कि वो नाकामी की वो बात सारी लॉन्ग मार्च डिस्कस ही नहीं हो रहा कहीं भी, सारे हर जगह डिस्कस यही हो रहा है कि असम्बली तोड़ेंगे या सिर्फ इस्तीफे देंगे, इस्तीफे दे के असम्बली से बाहर रहेंगे और असम्बली टूट जाती है तो इलेक्शन होंगे तो फिर क्या होगा। तो सारी ये इसलिए आते इनकी अच्छी स्मार्ट मूव है कि उनके वो लॉन्ग मार्च वाली सारा एक उनके वर्कर भी अपना विचार खुश हो गया कि चलो जी हमने एक स्टेप आगे बढ़े हैं और जो उनका अल्टीमेट टारगेट है। आमिर साहब, आपने जो जिक्र किया इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो है वो बल्दियाती वो इलेक्शन हो या कल कश्मीर का जो इलेक्शन आया उसमें कम से कम भी एक अच्छी वो हुई है, पोजीशन उनको मिली, हालांकि पीपल्स पार्टी भी उससे उभरा आके दोबारा खड़ी है बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन साथ साथ में जो इलेक्शन हुए थे ज़ैमनी इलेक्शन, उसमें खान साहब ने जिस तरह क्लीन स्वीप किया, अब अगर आप देखें एक और टास्क जो दिया गया पीडीएम की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब को कि परवेज इलाही साहब को
किसी न किसी तरीके से कायल करना है। तो क्या आपको लगता है सर कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का उनके सर पे तो हाथ होता है, तो ऐसे में कुछ हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं जरदारी साहब की कोई बात मान ले, या एक तरफ हम मकबूलियत को देखते हैं, खान साहब जहाँ जिसको टिकट देते हैं वो जीत जाता है, तो इस सूरत हाल में वो क्या आपको लगता है? इस वक्त ज्यादा अहमियत है चौधरी मुन्नस इलाही साहब की। परवेज इलाही साहब की पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकली चौधरी मुन्नस इलाही चला रहे हैं। गुजरात की जो पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स हो और गाँव, बल्कि वजारत आला में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। वो इनकी इधर इनके फर्जंद हैं, इनके क्यादत इनकी है। जिस तरह जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को काफी सारे इख्तियार सौंपे हैं, बिलावल बहुत एक्टिव हुए हैं चीजें। अब यही काम चौधरी मुन्नस इलाही कर रहे हैं। चौधरी मुन्नस इलाही इस पे कन्विंस्ड है कि मुस्तकबिल की सियासत में पीटीआई के साथ चलना चाहिए। उनको लगता है कि अवामी हमारे लिए, क्योंकि इलेक्शन लड़ने हमने गुजरात की पॉलिटिक्स में, और अवाम का मूड और अवामी जो है मिजाज सारा वो इस तरफ है, पीटीआई के साथ है। फिर आप देखें, एक अहम बात है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पीएमएलएन की जो अगली हुकूमत हो या जो भी इनकी पॉलिटिक्स हो, चौधरी साहब के लिए कोई जगह नहीं है। हमदा शहबाज वो मौजूद हैं, एक मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं पीएमएलएन के अंदर, और भी कई लोग पंजाब में लीडर मौजूद हैं। वहाँ खला मौजूद नहीं है। पीटीआई में अभी भी खला मौजूद है। पीटीआई में यानी एन मुमकिन है, अभी कोई वादा ज़ाहिर इमरान खान नहीं कर सकते, न करेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन के बाद भी एन मुमकिन है चौधरी परवेज इलाही दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाए या कोई ज्यादा अहम सीट ले ले। पीएमएलएन की पॉलिटिक्स में चौधरी साहब के पास वक्ती तौर पर तो कुछ मिल जाए उनको, लेकिन लॉन्ग टर्म उनके लिए कुछ नहीं है। तो मुन्नस इलाही इससे कन्विंस्ड है। अगर वो चौधरी परवेज इलाही अगर किसी तरह अपनी जरदारी साहब के कहने पर अगर कर लेते हैं, तो वो अब उनका अपना गैर नफा नुकसान होगा, लेकिन उसका मुझे लगता है कि नुकसान ज्यादा होगा मुस्लिम लीग काफ को। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के नतीजे में मुस्लिम लीग काफ अपनी नशिस्तें भी बढ़ा सकती है। चौधरी साहब कंफर्टेबली गुजरात से अपनी सीटें भी निकाल लेंगे, चकपाल से और जगहों से गुजरात डिवीजन वगैरह बना दिए, उन्होंने और काम भी कर दिए। और देखें, बहरहाल इमरान खान ने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। 2007 में इनकी खत्म हुई थी वजारत आला, 15 साल बाद इनको वजीर आला पंजाब का बनाया। ये एक ऐसा मनसब है जिसका बज़ाहिर कोई दूर दूर से चांस नहीं था कि अभी चौधरी साहब दोबारा बनेंगे। तो मेरा ख्याल है उनको वो ये देखेंगे कि इमरान खान के साथ अब इस वक्त डिच करना वो बहुत ही इनको नुकसान पहुंचाएगा और एक तरह सियासी रसवाई का बायस बनेगा। अच्छा, लेकिन कि जो मुलाकातें हो रही हैं और करने की कोशिश की जा रही है, आसिफ अली जरदारी से एमकेएम पाकिस्तान जो है उसके वफ्द ने मुलाकात की है, इनसाइड स्टोरी जो है वो थोड़ी थोड़ी बाहर भी आ रही है, ये हर तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, इससे क्या हो सकता है पंजाब में, खासतौर पर अगर वो तहरीक लेकर आते हैं और लाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह इन मुलाकातों को कैसे देखते हैं? बिकॉज वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर, लाइक आसिफ अली जरदारी का एक स्टेप होता है और उसका हम सब इंतजार कर रहे होते हैं, अगर आम पब्लिक की भी बात करें या पाकिस्तानी सियासत की भी बात करें तो। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में अहम फैक्टर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी, गैर जानबदार और गैर सियासी जिस तरह पोलिटिकल हम कहते हैं वो हो जाएगी, ये नहीं। इमरान खान की मूव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पर ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ना। एक चीफ जा रहे हैं, आज वो आपको पता है वो स्टिक अपनी हवाले कर देंगे नए चीफ के, तो नए चीफ आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है, और मेरा ख्याल है नए चीफ यकीन नहीं चाहेंगे शुरू में पे बिल्कुल ही कोई ऐसा ना आए, वो अपने आप थोड़ा लो प्रोफाइल रह के और साइड में और बिल्कुल एपोलिटिकल होने की कोशिश करेंगे। तो जब इस तरह एस्टेब्लिशमेंट अगर एपोलिटिकल हो जाती है तो फिर इनके लिए इतना आसान नहीं है जरदारी साहब और लोगों के लिए सारा मैनेज करना। इतना चीजें उतना भी आसानी से नहीं होती। आप देखें ना, जरदारी साहब चाह रहे थे कि सल्ला गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाना, बाहर नहीं बनवा सके ना। सेनेटर तो उन्होंने बनवा लिया था, लेकिन चेयरमैन तो नहीं बना सके ना, अभी तक नहीं बनवा सके। तो वो चीजें बाज़-औक़ात जरदारी साहब की भी अपने नहीं होती उसमें, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर सियासत है, उसमें आप मुख्तलिफ कोशिशें करते हैं, चालें चलते हैं, तो ये सियासत का खूबी है, इसमें ठीक है, कोई हर नहीं, सियासी जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, साइड पे रहना चाहिए। ये सियासी अपने जोड़ तोड़, अपनी बार्गेनिंग करें, अपने करें, इमरान खान को भी अपने हिसाब से करना चाहिए। ये मूव इनको अपने देखें। मुझे वैसे बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही पंजाब में पीडीएम के लिए। आमिर साहब, एक और चीज़ जो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान आया है, इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर ये असम्बली तहलील हो जाती हैं तो कौमी नई मुतालका जो है वो असम्बली का इंतखाब होगा। अब अगर हम देखें एक इंतखाब पे, एक हल्के पे, एमपीए के हल्के पे 5 से 7 करोड़ का खर्चा आता है, और अगर दोनों को मिला लेते हैं तो 22 अरब रुपया ये बनता है पंजाब और केपी को। तो इस सूरत हाल में इस इलेक्शन कमीशन का ये बयान बड़ा मुतनाज़ किस्म का नहीं है। इसके पास अगर ये इस किस्म का अगर असम्बली तहलील हो जाती है और वो इस तरफ जाते तो क्या जी देखिए, आईनी तौर पे तो ऐसा ही होगा ना कि जो जिन सूबों की असम्बलियां रिजॉल्व होगी वही इलेक्शन होगा ना। जनरल इलेक्शन तो
इनके कहने पे, सूबाई असम्बलियों के कहने पे तो नहीं होगा। होना ये चाहिए, देखें आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 22 अरब का खर्चा आएगा, लेकिन आप देखें पाकिस्तान की इकॉनमी को पिछले 4 माह में कई सौ अरब का नुकसान हो चुका है इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से ही आनी है, एक फ्रेश मैंडेट से ही आनी है, एक फ्रेश फेयर इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट हो, और पहले ही गारंटी ले लीजिए दोनों तरफ के सियासी फरीकों से, रिजल्ट को तस्लीम किया जाएगा। तो रिजल्ट को तस्लीम करें, उससे जो भी हुकूमत आएगी स्टेबल हुकूमत होगी, हर एक को पता होगा कि अगले 5 साल के लिए है, और कम से कम 5 साल बुला देगा, 2-3 साल के लिए तो कोई ऐसे नहीं चलेगा ना, वो तो एक समझ आती है बात। तो वो तो उस सूरत में है ना कि ये समझे, पीडीएम वाले भी समझे और बाकी लोग भी सारे देखें कि यहाँ पे इलेक्शन हो जाना चाहिए, एक फ्रेश मैंडेट। लेकिन जब नहीं हो तो फिर सूबाई असम्बलियों में जिनका जहां लगेगा वही हो। अच्छा, इंडिया में तो होता रहता है, आप जानते हैं इंडियन सिस्टम में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते रहते हैं और वो उनके जनरल कौमी असम्बली के इलेक्शन अपने हिसाब से होता है। तो ये पाकिस्तान में से ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरा ख्याल है ये पहली बार ही होगा, अगर हुआ तो एक नई मिसाल ही होगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हो, 22 अरब का खर्चा तो है, लेकिन ये भी आप देखें कि जब अब इकॉनमी, इलेक्शन की इकॉनमी से आम आदमी को भी ये पैसा बहुत सारे लोगों तक जाता है, ये भी पूरा एक पैसा गर्दिश में आता है, बेशुमार लोग इन्वॉल्व होते हैं, बेशुमार अखराजात होते हैं, और अखराजात से वो कहीं ना कहीं बेनिफिशरी जो होते हैं ना, वो वर्कर ही हो रहे होते हैं, लोग ही हो रहे होते हैं, और काम भी कुछ हो रहे होते हैं। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये है कि जिसमें सर्कुलेट करता है आपका पैसा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को थोड़ा बेहतर करना है तो। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि सेहत के साथ कितनी बुरी तरह पाकिस्तान में लोग जो हैं वो मुसलसल इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं कि सेहत का ख्याल नहीं रखते और फिर ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब हमने एक सोशल मीडिया में जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैं बहुत परेशान हुई कि पाकिस्तान में HIV का तशवीशनाक इजाफा जो है वो लोगों को कितना मुतासर कर रहा है। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद मौजूद है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन सर्विसेज अस्पताल से इनका ताल्लुक है। सर आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहिएगा कि ये बहुत तशवीशनाक हद तक जो इजाफा है HIV में, वो क्या उसकी बेसिक कॉज क्या है और आपको क्या लगता है कि इसकी बढ़ती हुई तादाद को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या फिर यूँ कहें कि रोक कैसे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस इज अ ग्रे एरिया इन पाकिस्तान एंड इन थर्ड वर्ल्ड, मतलब इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे शायद बदकिस्मती से HIV के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। और क्योंकि ये एक सोशल डायलेमा है, मतलब जस्ट कंसिडर फीमेल स्पेशली, यही हम बात करते हैं कि एक यंग फीमेल जिसने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है या जिसने कोई सर्जरी कराई है कहीं से, एंड जस्ट कंसिडर इफ वी लेबल हर एन HIV पेशेंट कि उसको एड्स है या HIV है, तो आप अंदाजा सोशली उस पर क्या क़यामत गुजरेगी और क्या लोग उसके बारे में सोचेंगे एंड ऑल दैट। हालांकि उस बेचारे का कसूर शायद सिर्फ इतना होगा कि उसको कोई अनस्टेरिलाइज्ड सिरिंज या अनस्टेरिलाइज्ड कोई जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से उसने ये इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड दिस इज द सेम प्रॉब्लम ना, रिलीजियसली और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए शायद ये एक टॉपिक है जिस पे डिस्कशन की ही नहीं जाती। और हमारे यहाँ लोगों को वो एक आम फहम इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, अगर किसी को किसी HIV पेशेंट से प्रिक हो गया है तो देयर आर प्रोसीजर्स ना, एक पे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है वो दवाई दी जाती है विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो दवाई शुरू करवा दी जाए तो आपकी जो HIV के कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। इट्स ओवर 90% जो उसकी एफिकेसी है, लेकिन दैट इज प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि उस पेशेंट को HIV है और HIV के बाद जो है वो आप उससे बचना चाह रहे हैं। सिमिलरली प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी है। ये अब जो है वो सारे लोग जिनको अंदाजा हो कि उन्होंने कोई ना कोई अनसेफ प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं एक्सपोज होना है विद HIV पेशेंट्स जो हैं, तो उनके लिए भी दवाइयां अलग होती हैं। HIV बेसिकली ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस को कहते हैं। किसी भी इंसान को उससे एक्सपोजर हो जाए, उसकी मुख्तलिफ तरीके हैं। ब्लड के साथ जो है वो कांटेक्ट आने से एक्सपोजर हो सकता है, कोई अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट हो, यानी पिछला पेशेंट अगर HIV का हो और डेंटिस्ट वही इंस्ट्रूमेंट आगे यूज कर ले, ऐसे ही डेंटिस्ट,
अगर सर्जरी अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से होना शुरू हो जाए या कुछ और, तो उसके साथ भी फिर ये जो है, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। एड्स इज एक्वायर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हम डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, और जिस तरह ये चीज़ें बढ़ रही हैं, खासकर अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया कि इस्लामाबाद के हवाले से जो चीज़ आई है रिपोर्ट, उसमें ज़्यादातर जो है वो एलीट क्लास के बच्चे जो हैं उनको HIV जो है उसमें वो मुब्तला हो चुके हैं। ये इस किस्म की चीज़ जो ख़ासकर कैपिटल पे ज़्यादा नज़रें होती है और कोशिश ही की जाती है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से, चाहे हॉस्पिटल है, दीगर चीज़ें हैं, बाकी जो है या अवेयरनेस की कैंपेन है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कैपिटल पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ जाना, आगे की जो रिपोर्ट्स हैं वो कितनी ख़तरनाक होंगी? अगर इस्लामाबाद की ये सिचुएशन है तो बाकी को आप कैसे देखते हैं सर? इट्स नॉट अबाउट द कैपिटल ओनली। आप अगर लाहौर की बात करें या कराची की बात करें, तो जितनी अवेयरनेस बाकी बीमारियों के बारे में या जितना लिटरेसी रेट शायद लाहौर और कराची का है, तो दैट इज आल्सो कंपेरेबल ना। इसी बात को अगर हम आगे लेके चले तो जस्ट इमेजिन ऐसे शहर जहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है और जहाँ पे सर्वेज भी इतने ज्यादा नहीं किए जाते, तो आप अंदाजा करें कि वहाँ पे क्या हालात होंगे अगर HIV की प्रॉपर स्क्रीनिंग कैंपेन अगर उन जगहों पे शुरू कर दी जाए तो। कमिंग टू योर क्वेश्चन, अब मुझे इसी बात से सिंध में एक जगह है जहाँ का एक वाकया याद आ रहा था, और वहाँ पे अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से शायद पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं, वो मीडिया में भी रिपोर्ट्स थी उसके बारे में, उन्होंने HIV कॉन्ट्रैक्ट किया और ये सारा कुछ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस यू आर राइट, दिस इज वेरी अलार्मिंग ना कि एट द सेंटर, मतलब आप इस्लामाबाद की बात अगर करें जहाँ पे लिटरेसी भी बहुत हाई है, जहाँ पे यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है सारा कुछ उनके अंडर कंट्रोल है, वहाँ पे एलीट क्लास के लोगों में जहाँ पे अवेयरनेस भी हम सोचते हैं कि बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा होगी, तो मेरा ख्याल है इस पे हमें अपनी सोशल जो है ना वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा। हमें अंदाजा है, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं कि आजकल जो ड्रग्स हैं, ये आइस और इस तरह का जो नशा है वो किस तरह मतलब हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें सराहियत करता जा रहा है। इसी तरह वेस्ट में कॉन्सेप्ट है सेफ नीडल्स का, मतलब वो लोग जिन्होंने IV ड्रग अब्यूज करना होता है, मतलब आप उनको बहुत ज्यादा नहीं रोक पाते, तो उनको सेफ नीडल का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है कि उनको हर दफा एक स्टेरिलाइज्ड सिरिंज दे दी जाती है। द प्रॉब्लम इज कि जब वो सिरिंजेस बार बार यूज की जाती हैं या स्टेरिलाइजेशन वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो कंट्रोल में नहीं रखते, तो फिर अगर कम्युनिटी में एक वायरस घूम फिर रहा है, यानी एक बंदा जिसको HIV है और उसने किसी को बताया नहीं हुआ, अब वो जहां जहां जाएगा, जहां जहां वो ब्लड के साथ इन कांटेक्ट आएगा, सिरिंज यूज करेगा, डेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, या उसकी जहां पे भी सर्जरी होगी, तो वो ऑब्वियसली पूरी कम्युनिटी के लिए जो है ना वो एक खतरा होता जाएगा। दिस इज इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है इज अ डोमेन जिसको बहुत ज्यादा जो है वो मतलब उसके ऊपर देखने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज और हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स तो हमने बहुत दफा सुनी है, लेकिन HIV के बारे में और बहुत सारी इस तरह की बीमारियों के बारे में जो कि शायद इतना चूंकि वो सूट नहीं करता लोगों को इस पे बात करना, या मुश्किल होता है लोगों को समझाना और बात करना, तो इस वजह से उनके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सेगमेंट करने का यकीनी तौर पर मकसद भी यही है, प्योरली कि हम बड़े आसान और आम फहम अल्फाज में लोगों को समझा सके कि IVH बेसिकली है क्या, HIV और HIV के बेसिक रूट कॉज में, जैसे आपने कहा कि अगर डेंटल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो ये वो चीज़ है जिसका हम ज़्यादातर ख्याल नहीं करते। मतलब अगर आप लाहौर शहर की बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर्स हर गली कूचे पे आपको नजर आएंगे जो कि डेंटल अस्पताल या डेंटल क्लिनिक खोल कर बैठे हुए हैं। तो इसको मेक श्योर करना कि उनके सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल साफ़ हैं, हाइजीन को बड़ा कीप इन माइंड रखा जाता है। रेगुलेट करना तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है। इस हवाले से आपको क्या लगता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स कितना एक्टिव हैं? बिकॉज हमने तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बना ली है कि भाई बहुत मसला हो गया है, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, द सेंटर्स, द डिपार्टमेंट्स आर इन प्लेस। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो बड़ा एक्टिवली अपना रोल भी प्ले करती है इसके अंदर। एंड मुझे ज़ाती तौर पे कुछ ऐसे डेंटल क्लिनिक्स पे हम ज़्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन जो है ना वो एक बिल्कुल एक डार्क होल है, वो कभी किसी ने देखी ही नहीं जाके। मैं और आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वे लीस्ट कंसर्न के जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करवा रहे हैं वो स्टेरिलाइज भी हैं कि नहीं, हम डेंटिस्ट की सिर्फ गुफ्तगू और उसकी बातचीत और क्लिनिक का जो है वो देख के हम जो है वो काम कराना शुरू कर देते हैं।
तो उसमें जो है वो हमें देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और बाकी बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रही हैं। आई पर्सनली नोन अ फ्यू डेंटल क्लिनिक्स जिनके पास स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव नहीं थे, जिनकी स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन प्लेस नहीं थी और उनको सील किया गया है और बंद कर दिया गया है, और उनके लाइसेंसेस जो है उन पर भी कोई एक्शन किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है ना कि कोई रेगुलरिटी ऐसी नहीं है कि आप जहां चाहें क्लिनिक खोल सकते हैं। एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से कई कई क्लिनिक्स तो ऐसे हैं जो वहां पे रजिस्टर्ड भी नहीं है। जहां रजिस्ट्रेशन होती है वहां तो ऑब्वियसली वो आके विजिट भी करते हैं और वो सारा कुछ बताते हैं। लेकिन अब जिस तरह आपने बात की कि गली मोहल्लों में, और फिर आप आज से कोई 5-7 साल पहले देख लें तो ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी ना कि बाहर आउटडोर में ही हमने देखा कि जी वो दांत मरम्मत करने वाला कोई इंसान बैठा हुआ है जिसको डेंटिस्ट भी कहना मुश्किल है, और उसने वही औजार हर एक पे यूज करने, और वो औजार यूज कर करके कुछ लोगों को वो ठीक भी कर देता था, कुछ लोगों को वो नहीं ठीक करता था। बहरहाल ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो तो ट्रांसमिट हो गया। एंड ये स्टेरिलाइजेशन के बारे में अवेयरनेस आम फहम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि HIV को समझें और इससे डरे मत। मतलब देखें, HIV खुद से एड्स करते करते कुछ टाइम लगाता है, वही टाइम है जहां पे हम इससे बच सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की हम बात कर रहे थे कि अगर कोई हमारा डॉक्टर या कोई ऐसा इंसान किसी ऐसे मरीज से एक्सपोज हो जाए या ब्लड से एक्सपोज हो जाए जिसको वो सिरिंज लग जाए जो कि HIV वायरस से लगी हुई है, तो उसके लिए दवाई मौजूद है, और ये दवाई जो है ये पूरी जिंदगी नहीं खानी पड़ती। ये दवाई सिर्फ 1 महीने के लिए यूज की जाती है। 1 महीने की दवाई से 90% से ज्यादा चांस का मतलब खत्म हो जाता है उस मरीज के HIV के कॉन्ट्रैक्ट करने में। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि HIV वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद होती है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है। अब जब एड्स हो जाता है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी, हमारी कुव्वत मुदाफियत जो है वो बड़ा सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसके बाद एक नॉर्मल सा फ्लू या कोई नॉर्मल सी बीमारी जो है वो हमें आके इस तरह से अटैक कर जाती है कि हमारा जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको खत्म नहीं कर पाता। एड्स के मरीजों में छाती के मसले होते हैं PCP की वजह से, और वो उसकी वजह से कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं। एड्स के मरीजों में दिमाग के मसले होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या CMV इन्फेक्शंस जो हैं, ये वो इन्फेक्शंस हैं जो आम लोगों को उनकी कुव्वत मुदाफियत के होते हुए अटैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा जो है मुहतात रहना है, हमें अवेयरनेस जो है वो रेज करनी है एट डिफरेंट लेवल्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है, लेकिन हम डॉक्टर्स की, आप मीडिया वालों की, कम्युनिटी लेवल पे इस पे बात करने से कतराना नहीं चाहिए। बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की होगी जो कि अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो HIV कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक मेजॉरिटी तो उन बेचारे लोगों की है जिनको पता ही नहीं था। जो आपने जिक्र किया या सोहा ने जो आपसे सवाल किया, डॉक्टर साहब के जो इंस्ट्रूमेंट है, ख़ासकर जब हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास, या ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी को भी ये समझना लाजिम है कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये HIV जो है ये फैलने का खदशा होता है, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा इसको भी आप अगर इसकी वजाहत कर दें तो अच्छा होगा। जी देखिए, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हो, आप किसी डेंटिस्ट के पास चले जाएं या आप किसी ऐसी जगह से कोई सर्जरी करा लें जहां पे आपको लगे कि स्टेरिलाइजेशन नहीं है। अगर वो औजार जो है पिछले HIV के पेशेंट पे यूज किया गया है और उसके बाद आपकी सर्जरी उससे की जाती है, सर्जरी इज अ बिग वर्ड। आजकल आउटडोर प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा है, एंडोस्कोपी लोग करवाते हैं, क्लोनोस्कोपी करवाते हैं, प्रोक्टोस्कोपी लोग करवाते हैं। ये छोटे छोटे जो प्रोसीजर्स हैं जो कि आउटडोर प्रोसीजर्स के तौर पे गिने जाते हैं, वहां पे अगर अनसेफ स्टेरिलाइजेशन हो तो उससे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, खून लगाने का जो अमल है, उसके अंदर हम कभी कभी जो टर्शरी केयर सेटअप्स हैं, जिस तरह यहाँ में मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में हूँ और लाहौर में बहुत सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं और इस्लामाबाद में भी ऐसे ही होगा, वहां तो प्रॉपर स्क्रीनिंग की जो गाइडलाइंस हैं वो इन प्लेस हैं। HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट स्क्रीन किया जाता है और स्क्रीन किया हुआ ब्लड लगाया जाता है। लेकिन वी सी छोटे सेंटर्स में, छोटे क्लिनिक्स पे कभी कभी वो इस तरह की स्क्रीनिंग होती है कि वो रिलायबल नहीं होती। एंड स्क्रीनिंग इज समथिंग जो कि एक वास्ट पॉपुलेशन में की जाती है। स्क्रीनिंग इज नॉट वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग कि ये ब्लड वाकई ठीक था या नहीं था। तो अच्छे टेस्ट जिस तरह एलाइजा टेस्ट जो है वो करके कंफर्म किया जा सकता है। इसी तरह जो सिरिंजेस हैं या जो IV इन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत सारी जगहों पे लगाई जाती हैं, और अभी भी मतलब इट्स वेरी सेफ टू से कि कभी कभी जो है वो
उनकी भी वो जो आपकी रैपिंग होती है, ये जो बाकी चीजें हैं। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ब्लड शुगर जो है वो बहुत सारी में जो है वो चेक की जाती है। अब जो प्रिकर है, उसकी पिन है, वो तो शायद वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसका टॉप है जो कि ब्लड से स्टेन हो जाता है, वो कभी चेंज नहीं किया जाता। तो ये जो फार्मेसीज पे ब्लड शुगर चेक करने वाला एक अमल है, अगेन इट्स वेरी अनसेफ, कि जब आप ब्लड एक्सपोज कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों का, एक ही वो प्रिकर से आप जब प्रिक कर करके शुगर चेक करते जा रहे हैं, एंड दिस हैपेंस इन सम क्लिनिक्स एज वेल, जहाँ पे एक आउटडोर में एक लंबी लाइन होती मोहम्मद अवैस, थैंक यू सो मच। इस चीज़ को आप श्योर करना पड़ेगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपको पता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि किसी क्लिनिक को विजिट करें, किसी डॉक्टर को विजिट करें, तो उस जगह पर जाएँ जो कि वेरीफाइड हो और जो कि रजिस्टर्ड हो, तो ये आपके लिए बेहतर है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि OIC की जानिब से ये डिक्लेयर किया गया है कि जुमेरात को पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी अवाम जो है उनसे इजहार यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस दिन को बनाने का खुसूसन मकसद सिर्फ इतना है कि इसराइल का गासिबाना हमला और गासिबाना बहुत सारे ऐसे अटैक्स को लेके, और इस वक्त जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है जिससे इसराइली अवाम जो भी वहाँ पर कर रही है, इसराइली फ़ौज वहाँ जो कर रही है, फ़लस्तीनी कितनी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तो की रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान समेत जितने भी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करें। तो इस दिन की मुनासबत से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर भट्ट, समाजी कारकुन है, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हैदर, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। हैदर, हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देखी हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, एज ए इंडिविजुअल अपना किरदार अदा करें, लेकिन वहाँ पर जो भी सूरत हाल है हमने देखा है कि वो बद से बदतर भी होती गई है। उसके लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए जिससे चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं और वहाँ पर रिलीफ मिल सके मुसलमानों को? सबसे पहले और बुनियादी बात आज के दिन की मुनासबत से समझने की है कि 1947 में 29 नवंबर को UN की जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन जो कि आर्टिकल 180 रेजोल्यूशन नंबर 181 अडॉप्ट की थी। उस रेजोल्यूशन के मुताबिक पैलेस्टाइन के अंदर दो जो रियासतें हैं वो कायम की थी, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। लेकिन आज तक हुआ ये है कि वो जो इजरायली स्टेट थी, जो जूइश स्टेट थी, वो तो बन गई, लेकिन आज तक जो फ़लस्तीनियों के रियासत है, जो फ़लस्तीन के हकूक़ हैं लोगों के, वो उनको नहीं मिल सके और वो आज भी जदोजहद जारी है। यहाँ पर बात असल में समझने की ये है कि जो क्राइसिस है फ़लस्तीन का, वो बड़ा गहरा डीप क्राइसिस है ह्यूमैनिटी का। आपको दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जेल कहीं पर भी पूरी दुनिया में ना ही इसकी कोई तारीख़ में ऐसी मिसाल मिलती है कि जहाँ पर पूरी की पूरी एक कौम को, पूरी की पूरी एक आप कह लें पॉपुलेशन को जेल की मानद ऐसे कैद करके रखा हुआ है कि चारों जानिब से इस तरह से माहौल है कि हर तरफ बंदूकें हैं, बम हैं और उसके साए के नीचे फ़लस्तीनी रह रहे हैं। मुस्लिम उम्मा की सिर्फ हम क्या बात करेंगे, हम पूरी दुनिया से सिर्फ अपील करते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम उम्मा का मसला नहीं, ये इंसानियत का मसला है। आज अगर यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है रशिया के साथ, तो पूरा यूरोप, अमेरिका, सारा पैसा हर तरह से उन्हें फ़ंड दे रहे हैं कि आप रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। लेकिन हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जर्नलिस्ट वहाँ पे शहीद होती है, वहाँ पर आए रोज़ बच्चों के ऊपर इजरायली फ़ौज जो है वो गोलियाँ चलाती हैं, लोगों के घरों से लोगों को बेदखल किया जाता है, उनके घरों पर कब्ज़ा किया जाता है, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के बमबारी की जाती है पॉपुलेशंस के ऊपर। उस सब पर हमें खामोशी नज़र आती है। मुस्लिम उम्मा के अंदर भी सिर्फ चंद ऐसे ममालिक हमें नज़र आते हैं जो कि खुलकर जो इज़राइल की जारियत है उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, अदरवाइज़ खामोशी है। खामोशी इस वजह से है क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर है वो इज़राइल के साथ खड़ी है, और जो अमेरिका का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जो इज़राइल की पैसे की ताकत है वो मजबूर करती है यूरोप की रियासतों को भी और बहुत सारी मुस्लिम रियासतों को भी कि वो फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के ऊपर खामोश रहें। लेकिन हमारी बतौर इंसान भी, बतौर मुसलमान भी, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक तो हर दुनिया के मज़लूम का साथ दें, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ हर तरह से खड़े होने की कोशिश करें, अपनी रियासत को भी कन्विंस करें कि जो कुछ भी
फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए हो सके, डिप्लोमेटिक फ़्रंट पर या किसी भी फ्रंट पर, जो भी फ़लस्तीनी डिसाइड करें कि वो किस तरह से इस जदोजहद को आगे लेके जाना चाहते हैं, आर्म्ड स्ट्रगल करना चाहते हैं, पीसफुल स्ट्रगल करना चाहते हैं, हम उन्हें बतौर पाकिस्तानी शहरी और बतौर पाकिस्तान की रियासत हम उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि हम हर तरह की उनकी जदोजहद में उनके साथ खड़े होंगे। जी ठीक है। जी हरमीत। अच्छा, आपने जिक्र किया, हमने देखा है कि मगरबी ममालिक चाहे जैसे भी हैं, यूक्रेन पे मसला आ गया, आपने उसका भी जिक्र किया कि किस तरह वो उसका साथ दे रहे हैं। मुस्लिम ममालिक की अगर हम बात करें, उनका इत्तेहाद भी हुआ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन अगर जब फ़लस्तीन का जिक्र आता है तो आपके सामने दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, मुस्लिम जो ममालिक हैं जिनके पास पैसा भी है, पावर भी है, तो उसमें आप अरब को देखें, दीगर ममालिक को देखें, तो कहीं ना कहीं उनके जो इजराइल के साथ रवाबित अब वो नहीं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुर्की की वहाँ का हम जिक्र करते हैं तो वो भी अब बहुत सारा उनका बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है वो भी आपके सामने। इसी तरह सऊदी अरब, दुबई, ये दीगर ममालिक ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये कितनी कमज़ोर कर रही है उनकी आज़ादी की जो लहर है, जो जदोजहद है, उनको कितना कमज़ोर करी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो थी, मॉरली सपोर्ट तो थी। वैसे तो सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि किसी मुल्क ने उनको उस तरह किया हो, लेकिन मॉरली सपोर्ट थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो ये कितना कमज़ोर कर रही है उनकी उस तहरीक को? देखिए, मेरा ये मानना है कि तारीख़ के अंदर हमेशा लोग लड़ने वाले, इसी तरह मज़लूम और ज़ालिम की लड़ाई हमेशा रहती है, ताकतवर कमज़ोर की लड़ाई हमेशा रहती है। और उसमें हमने ये देखा है कि तारीख़ हमें यह सबक देती है कि जो मज़लूम है हमेशा हक़ और सच की जीत होती है। पाकिस्तान, जिस तरह फ़लस्तीन का मसला आपने बताया, जो सारे हालात की आपने मंजरकशी की, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि इज़राइल एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ जो सुपर पावर है अमेरिका, वो उसके साथ खड़ा है। जो इज़राइल और अमेरिका का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो साथ खड़ा है। उनकी जो पूरी की पूरी बैंक्स हैं, उनका जो पूरी की पूरी लॉबी है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो सारी की सारी जो है मजबूर करती है मुस्लिम ममालिक को और दूसरों को भी उनके साथ खड़े होने में। हमें ये वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर एक रुझान नज़र आता है कि वो आप कश्मीर की जदोजहद की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, कुर्दिस्तान की आप मूवमेंट की बात करें, जहाँ पर भी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन की जो तहरीकें चल रही हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी काबिज़ हैं ज़मीनों के ऊपर, लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर उनके हकूक़ छीन रहे हैं, वहाँ पर हमें यह नज़र आ रहा है, बड़े दुख के और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक वो सारी तहरीकों के अंदर एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो ये पूरा ओवरऑल जो पूरी दुनिया के अंदर सियासत हो रही है इस वक्त, ये उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि ये कौन सी ऐसी इस वक्त मरवजा सियासत है, ऐसा कौन सा ऐसा मरवजा निज़ाम है कि जिसने इंसानों की जो ज़िंदगियां हैं, इंसानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानों की जो बड़ी ही दिल के करीब जो जदोजहद होती थी, पाकिस्तान के भी बाकी पूरी दुनिया के दिलों के करीब होती थी, वो आज दिलों के करीब क्यों नहीं है? तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में सवाल बार बार करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी सियासत है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा कौन सा निज़ाम है जो राइज है, जो मजबूर कर चुका है कि आप मजलूम के साथ ना खड़े। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ये डिक्लाइन में है ये मूवमेंट, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि जब फ़लस्तीन के अंदर अभी जो सिलसिला सेटल कलोनलिज़म का जारी है कि वहाँ पर जाकर लोगों के घरों के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है, उनके घरों पर बेदखल किया जाता है, तो एक नई लीडरशिप, एक नई मूवमेंट वहाँ पर उभर के आई है, जो सोशल मीडिया के जरिए वहाँ पर बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है। जी जी हरमीत बोलें, कंटिन्यू करें। जी, अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम कश्मीर का जिक्र करते हैं, मैंने ख़ुद कई वीडियोस बनाई, तो उसके बाद फिर स्ट्राइक आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो मोनेटाइजेशन का भी मसला आ जाता है। इसी तरह ट्विटर या ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मगरब के ही अंडर हैं, और उसको इस्तेमाल करना उस प्लेटफॉर्म के लिए और उस जदोजहद को उसको मंजरेआम पर लाना ये बड़ा मुश्किल हो चुका है। हालांकि सोशल मीडिया वो वाहिद ज़रिया बन चुका है कि बंदूक के अलावा अगर सबसे ज़्यादा तेज़ काम कोई कर सकता है तो वो सोशल मीडिया पे ही किया जाता है। आप नहीं समझते हैं कि कम से कम मुस्लिम ममालिक में इतने कोई ब्रेन नहीं हो सकते कि वो इस किस्म के प्लेटफॉर्म भी मुहैया करें कि कम से कम ये जो कश्मीर का इशू है या फ़लस्तीन का इशू है, इसको अपने थ्रू, अपने तरीक़ाकार के थ्रू, क्योंकि ट्विटर और सोशल मीडिया उनके अंडर है, तो हमारे पास भी कोई ऐसा दिमाग होना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि वो जो स्ट्रगल है, लोगों में अवेयरनेस है, उनको जो कुर्बानियाँ हैं उनको वो सामने लाने के लिए इस किस्म के प्लेटफॉर्म वो ले आएँ और लोगों को समझ आ जाए कि इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल फ़लस्तीन में क्या कर रहा है, किस किस्म के ज़ालिम जो है वो ढा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये देखें, ये बड़ी समझने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि
जहाँ तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ताल्लुक है, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं, कि वो कम से कम तस्वीर दिखा सकें बाकी दुनिया को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो रिपोर्टिंग होती है वेस्टर्न मीडिया की जानब से फ़लस्तीन के इशू की, वो बहुत बाइस्ड किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग पूरी दुनिया के अंदर होती है, और ये हम सब इस बारे में जानते हैं। तो मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई करना चाहिए, बल्कि मैं जो बात करें उसको मैं समझता हूँ कि इफ़ेक्टिव तरीका ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा मुस्लिम उम्मा की जानिब से, पूरे यूरोप की जानिब से, जो बड़ी पावर्स हैं उनकी जानिब से, ख़ास तौर पे अब अरब पावर्स अब छोटी पावर्स नहीं है, अब इकॉनमी की गेम है, तेल के ज़खायर हैं इनके पास, ये पूरी यूरोप की मार्केट को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये स्टैंड लेते हैं और पुश करते हैं कि चाहे फ़लस्तीनी चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो या 1 स्टेट सोल्यूशन हो, बाहर का जो भी सोल्यूशन हो उसके लिए पुश करें। और अगर हटदर्मी फिर भी की जाती है कि जिस तरह से हमने ये देखा कि मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड नेशंस हो या बाकी जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल इदारे हों, वो मुकम्मल तौर पर इस इशू में हमें नाकाम नज़र आए हैं। अब यूक्रेन की जंग का हवाला इसलिए बार बार देना पड़ता है कि यूक्रेन की जंग हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी दुनिया ने उन्हें दिए हैं, यूरोप ने और अमेरिका ने, असला बेशुमार उन्हें दिया है। हर दूसरे दिन असम्बली यूएन जनरल असम्बली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल अलहदा, यूएन जनरल असम्बली अलहदा रेजोल्यूशंस जो है वो पास करती है, लेकिन उसके डिप्लोमेटिक हल के लिए पुश नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर जितनी देर तक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो आपने भी बात की, अगर वो नहीं होता जिसपे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इसके ऊपर जोर लगाना पड़ेगा कि जो उमंगे हैं फ़लस्तीनियों की उनके मुताबिक अगर नहीं होता, तब तक हमें फ़लस्तीनी जो भी रास्ता इख्तियार करते हैं जदोजहद का, हमें उनके साथ बतौर शहरी जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मेरे ख्याल में ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ये बने कि यहाँ भी तहरीकें ऐसी बने, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तहरीकें बने जो लोग फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हों, और हम अपनी रियासतों को भी कंपेल करें कि उसके साथ खड़े हों, बेसिकली रिप्रेजेंट करें इंसानियत को। आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप अगर ओवरऑल देखें तो आप इस्लामी ममालिक में, बल्कि OIC ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि आप ये दिन मनाएं जो कि फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती का है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए, जिन सुपर पावर्स का आपने बार बार जिक्र किया, अगर स्पेसिफिकली हम उनकी बात करें तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि इंसानियत के, ह्यूमन राइट्स को कीप इन माइंड रखते हुए अपना किरदार जो है वो अदा करना कितना ज़्यादा वक्त की अहम ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और अच्छी डिस्कशन रही आपसे। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में आपसे कहा था कि बेसिकली आज हम एक ऐसी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आए तो इट डजंट मीन कि ज़िंदगी रुक जाती है, बल्कि उसके बाद एक परवाज़ शुरू होती है जो आपको कहीं ऊपर ले जाती है। बस इसी की लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फातिमा राठौर, हमारे साथ इन स्टूडियो है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, इन्होंने एक हाथ 2006 में जब इनका कोई हादसा हुआ वो हाथ कट गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को रोका नहीं, उस माजूरी को कतई तौर पर माजूरी नहीं समझा, बल्कि उसके बाद एक हाथ से मेकअप करना। और ना ख़वातीन के लिए मेकअप तो वैसे फेवरेट हॉबी भी है और ख़वातीन बहुत पसंद भी करती हैं, तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा मेकअप वो कर रही हैं और खुद का मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड। अच्छा फातिमा, बताएं कि ये हादसा पहले तो कैसे हुआ और उसके बाद फिर कैसे आपने इसको कॉप अप किया? मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था 11,000 वॉट्स का, मेरे घर के सामने से जो तारें जाती हैं ट्रांसफार्मर से उधर से, और उस एक्सीडेंट के बाद मैं 1 साल हॉस्पिटलाइज रही, मेरी 15 सर्जरीज हुई, और फिर उसके बाद मैंने एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में एडमिशन लिया मैंने, और वहाँ पर ही जब मैंने लोगों के लिए अपने ही जैसे लोगों के लिए काम करते देखा तो मेरी पहली मोटिवेशन वो थी। उसके अलावा मेरी एक फैमिली हिस्ट्री है सोशल वर्क की, तो वो एक मेरे खून के अंदर वो चीज़ थी। हमने वहीं से स्कूल से कंटिन्यू किया सिस्टम, और हमने तब हम छोटे थे, हम तराना पढ़ के या प्ले करके पैसे इकट्ठे करके अपने स्कूल को चैरिटी देते थे। उसके अलावा फिर करते करते हमारे स्कूल के ही ग्रुप के बच्चे जब बड़े हुए, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी पास की तो हमने अपनी फाउंडेशन बनवाई परवाज़ शाहीन, और परवाज़ शाहीन में हमने ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली अर्बन रूरल एरियाज़ के और एनिमल्स के लिए, राइट्स के लिए हमने काम करना शुरू किया। अच्छा, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, देखिए हाथ आपका कट गया, लेकिन एक हाथ से मेकअप करना है ना आर्ट, और ये आर्ट तो वैसे ही आजकल बहुत ट्रेंड में है,
तो मेकअप करती भी हैं, सिखाती भी हैं, और ख़ासतौर पे आप जैसे आपने कहा कि आपका फोकस ये कि मैं उन लोगों को सिखाऊं जो बेसिकली सीखना चाहते हैं और वो भी इस तरह की माजूरी का किसी न किसी तरीके से शिकार है, उनको एम्पावर करना चाहती हैं आप, तो इसे किस तरह से ड्राइव करती हैं? मैं मेकअप की क्लास देती हूँ उन लोगों को जो अपना कोई सैलून या कोई सेटअप अपना स्टार्ट करना चाहते हों, और मैं उन लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ 2 डेज़ की 3 डेज़ की प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ। उसमें से काफ़ी लोगों ने अपना सैलून भी खोला है, कुछ लोगों ने घर में ही सेटअप लगा लिया है, कुछ लोग एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, स्पेशली ट्रांसजेंडर। तो मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है। मैं मेकअप करती हूँ, आई अर्न फ्रॉम मेकअप एज़ वेल, लेकिन मुझे मेकअप सिखा के उन लोगों को ज़्यादा खुशी होती है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, जिनको मैं स्ट्रेंथन करती हूँ फर्दर उनके लिवलीहुड अर्न करने के लिए। अच्छा, मुझे फातिमा ये बताएं कि कहीं ना कहीं आपको फील होता है, आप मुश्किल में आ जाते हो, आप परेशानी में आ जाते हो, जब आपने कहा कि 1 साल आप हॉस्पिटलाइज रही हैं, 15 सर्जरी हुई है, कहीं ना कहीं ये फील आती है कि क्या ज़िंदगी अब ऐसी चलेगी? उसको आपने किस तरह से ओवरकम किया? बिकॉज जो लोग आपको इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला किसी ना किसी के साथ होता है, तो आपने किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम किया और कैसे आपने आगे बढ़ी? ज़िंदगी बिल्कुल एक टाइम के लिए रुक गई थी, और ये बहुत बड़ा हादसा था मेरे लिए कि मैं एक एबल बॉडी लड़की से डिसेबिलिटी में मेरा शुमार होने लग गया, तो मेरे लिए ये हज़म करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को देख देख के अपने से जो ज़्यादा जो विक्टिम्स थे इलेक्ट्रिक बर्न के, जब मैंने उनको देखा तो उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी। तो मेरे पर तो अल्लाह ताला का ख़ास करम था, बल्कि एक मौज़ा था कि मेरी ज़िंदगी बच गई, और अल्लाह ताला ने मेरा दूसरा हाथ भी बचा लिया और मेरी टांगें भी अल्लाह ताला ने सलामत रखी। तो मैंने उन चीज़ों पे शुक्र अदा करना शुरू किया जो मेरे पास थी, बजाय उनके कि मैं उस हाथ पे अफसोस करती कि अल्लाह ताला ने तो मुझसे एक हाथ ले लिया मेरा। वो मेरी पहली मोटिवेशन पहले मैंने अपने आप से ली, फिर मैंने अपने स्कूल से जिन बच्चों को देखा मुझे उनसे बेहद मोटिवेशन मिली, और फिर मैंने सोचा कि बस मैं नहीं रुकूंगी। अगर अल्लाह ताला ने मुझसे एक हाथ ले लिया तो अल्लाह ताला मेरा बाजू भी बनेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे पर भी अता किए। क्या बात है, मैंने यही कहा कि उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद ग्राफ जो ऊपर गया माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा भी रही हैं और लोगों को सिखा भी रही है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बिल्कुल, एक तो जब मैं पढ़ रहा था और फिर अब इन्होंने जो जिक्र किया, वाकई में बड़ी हिम्मत, इनकी हिम्मत को दाद भी देनी पड़ी है। फातिमा, आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है कि जब इस किस्म का वक्त आता है, इस किस्म का हादसा पेश आता है, तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो एक साइड लाइन पे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं कोने में चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत बांध दी। ज़ाहिर बात है कि इस हिम्मत को बढ़ाने के लिए किसका ज़्यादा सपोर्ट आपके साथ था कि अब फातिमा, अब ऐसा नहीं है कि दुनिया आपकी रुक गई है, आगे आपने चलना है, मंजिल आगे आपके, और आपको मज़ीद जो है मेहनत करनी होगी? इनिशियली तो मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन, इन तीनों का बहुत ज़्यादा रोल था मुझे इस चीज़ से निकालने में, और उन लोगों ने मेरे पे बहुत मेहनत की। उसके बाद मेरे टीचर्स और जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ा, उसके अलावा मेरे इस्लामाबाद में जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो मेरे 2 थेरेपिस्ट थे जो मेरी काउंसलिंग भी करते थे, उनका भी बेहद रोल था इस चीज़ में मुझे निकालने से। अच्छा, देखिए, ये तो चले हमने बात कर ली कि फातिमा ने किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम किया। अच्छा, पता है फातिमा ने ये बात की भी है, लेकिन मैं इस बात को रिपीट इसलिए करना चाहती हूँ उम्मीद कि आप सोचें कि यू वर टोटली एंड कम्प्लीटली ऑल राइट बिफोर 2006। आपको पता है कि ज़िंदगी कैसी है, आप किस तरह से दोनों हाथों से काम करते हैं, आपको मुकम्मल तौर पर पता है कि किस तरह से आपकी कदर है इन तमाम चीज़ों की जो अल्लाह पाक ने आपको अता की है अज़ा की सूरत में। उसके बाद ये हादसा पेश आए तो फिर आप उस चीज़ को फील करते हो, रिकॉल करते हो, रिमेंबर करते हो कि यार वो मैं मुकम्मल इंसान थी तो वो क्या सिचुएशन थी। लेकिन इस तरह से जो बात फातिमा ने की कि मेरा एक हाथ कटा तो अल्लाह मेरा बाजू बनेगा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये तो चलिए आपकी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इस वक्त आप ये बताएं, चलिए मेकअप की कुछ बात कर लेते हैं। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में है, बहुत सारी इन है, बहुत सारी आउट है। कुछ टिप्स दे हमारे देखने वालों को कि क्या क्या चीज़ें इन है इस वक्त, तो खासतौर पर आजकल तो शादियों का सीजन भी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, आपने सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ देखी होंगी, आजकल तो विद नो मेकअप इतना बड़ा मसला बन गया है ना कि मेकअप करके भी आपने नो मेकअप में जाना है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा देखें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैमरा की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका भी इस फील्ड से ज़्यादा ताल्लुक है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो मेल्स का भी आजकल तो लड़के भी किसी से कम नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी ग्रूमिंग के लिए सैलून जा रहे हैं और अपना ख्याल कर रहे हैं, लेकिन नो मेकअप के लिए भी आपको काफ़ी मेकअप लगाना पड़ता है। तो अगर आप मेकअप कर ही रहे हैं तो उतना करें कि पता चले आपने किया है। नो मेकअप का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेकअप तो होता है मेकअप करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल ट्रेंड में चीज़ें क्या है? देखिए, पहले आपको याद होगा कुछ 2007-8 की बात करें
करें, 10 की बात करें तो विंग लाइनर बहुत चल गया था और उसके बाद लोग फिर लाइनर से बिल्कुल हट गए। अब सिर्फ लोग टेंट्स पे आ गए हैं ना, बड़ा फैशन मेन है कि आप मुंह पे कुछ भी ना लगाएं, बस टेंट लगा लें। तो क्या चीज़ें आपको ज़्यादा इन लगती हैं इस वक्त फैशन में, मेकअप में खास तौर पे? अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो टेंट्स इतने यूज़ नहीं होते। आपको जो है एक क्रीम बेस ब्लश ऑन अब यूज़ होते हैं जो ग्लो के लिए और नेचुरल लुक के लिए। और चूंकि लोगों को मेकअप करवा के भी नो मेकअप लुक चाहिए होती है, अब सॉफ्ट मेकअप का ज़्यादा ट्रेंड है। लड़कियां स्पेशली टू लुक यंगर, वो ये ज़्यादा फरमाइश करती हैं, ब्राइड स्पेशली कि मैं आई वांट टू लुक यंग, मैं चाहती हूँ मैं छोटी लगूँ। बिल्कुल मेकअप से कभी आपके फीचर्स हो जाते हैं, तो मैं उनका थोड़ा लाइट मेकअप करती हूँ। और लड़के तो खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के कॉन्शियस होते हैं कि हमें इतना ना, कि मॉडल्स की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, कि हम ज़्यादा एज के ना लगें, बिल्कुल यंग लगें और इस तरह से। अच्छा, अगर ब्राइड्स की बात की जाए तो देखिए मुझे लगता है शादियों पे तो आपको फुल ऑफ यू शुड लुक लाइक अ ब्राइड ना, मतलब हैवी लहंगा चाहिए होता है और अच्छा मेकअप चाहिए होता है। आजकल सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं जो कि घर में बैठकर लड़कियां देखती हैं, फिर मेकअप ट्राई करती हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत सारी आ गई हैं। तो आज सर्दियों में स्किन टोन के लिए या ड्राई स्किन के लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं कि क्या ज़्यादा अपनी हाइड्रेटेड रखने के लिए स्किन को यूज़ किया जाए? मैं ड्राई स्किन से ज़्यादा जिनकी ऑयली स्किन भी है, नेचुरल भी है, सबके लिए मॉइस्चराइज़र मस्ट है। अगर आपको लगता है कि मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन में ऑयलीनेस आ जाएगी तो ये बिल्कुल गलत बात है, इट्स अ होक्स। बेसिकली आपके स्किन की डाइट है मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, दिन में 2 बार यूज़ करें और आप देखें कि आपकी स्किन की ऑयलीनेस और जो भी प्रॉब्लम है वो आपका एरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिस स्किन में वो प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा पानी, सर्दियों में हम पानी पीना छोड़ देते हैं, मॉइस्चराइज़र भी लगाना छोड़ देते हैं, तो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो आपने कहते हैं कि बालों से आपकी लुक टोटली चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली मेकअप से फीचर्स होते हैं लेकिन बाल आपको कोई और ही ना किसी और जगह ही ले जाता है। तो बालों के लिए आजकल क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में है? मुझे लगता है कि स्ट्रेट हेयर्स ज़्यादा ट्रेंड में है, या आप बताएं क्या चीज़ें? स्ट्रेट हेयर्स का आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा स्टार्ट था, ट्रेंड था उसका, एंड दोज वर वेरी ट्रेंडी एट दैट टाइम। अभी भी हैं लोग स्ट्रेट करवाते हैं। स्ट्रेट से आपके फेस की लुक ज़रा लीन आती है और रिबॉन्डिंग एक्सटेंस हो, काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी आए थे, लोगों ने परमानेंटली करवाने शुरू कर दिए थे। लेकिन मैं उन लोगों जिनके बाल ऑलरेडी खूबसूरत हैं या बेबी या कर्ली हैं, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं, वो इवेंचुअली किसी भी इवेंट पे जाएं वो करवा सकते हैं। ज़्यादातर बीची वेव्स और जो टोंग वेव्स आ रही हैं और बालों की जो क्रम्पिंग वगैरह करते हैं, वो चीज़ें बहुत इन है। अब लड़कियां ज़्यादा स्लीक लुक से छोड़ के वो ज़रा रफ बाउंसी लुक की तरफ जाती हैं, ताकि जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं है उनके लिए भी, जिनके बालों में है। तो स्ट्रेटनिंग से थोड़ा सा लड़कियां पीछे हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रेटनिंग तो हर लड़की घर में कर लेती है। हाँ, ये तो आसान से काम है जो कि मेकअप आर्टिस्ट के बगैर भी आप कर सकते हो। अच्छा फातिमा, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन के उस तरफ जितनी भी लड़कियाँ हैं, खासतौर पे बच्चियाँ जो किसी भी माजूरी की वजह से परेशान है या ज़िंदगी से वैसी मायूस है, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले उनको ये पैगाम दूंगी कि अगर अल्लाह ताला आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी आजमाइश से गुजार है, यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिवॉर्ड अल्लाह ताला जब आपको देगा ना, तो आप भी इस तरह बैठे होंगे, लोग आपको प्रेज़ कर रहे होंगे। और बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और लोगों की बातों को, लोगों के तानों को, लोगों के टॉन्ट्स को साइड पे करें। घर से बाहर निकलें और लोगों में इंटरेक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों अपने से जो ज़्यादा तकलीफ में लोग हैं उनकी तरफ देखें, आपको सुकून भी आएगा। और कहा ही जाता है कि खुश रहने के लिए आप देखिए नीचे जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं, और अगर आपने कामयाब होना है तो अपने से ऊपर कामयाब लोगों को देखें तो आप लोग कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे आप कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।